हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक आपका डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। आपको पता है कि जो ब्राइट एकेडमी की AAA ब्राइट एकेडमी की जो सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर हम जो EPFO का एग्ज़ाम है उसके लिए जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो उसके लिए आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, और लास्ट में आज हम थोड़े से क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी इस एक्ट को लेके। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन। ट्रेड यूनियन का मतलब है एनी कॉम्बिनेशन वेदर टेम्परेरी और परमानेंट। यहाँ पे पॉइंट नोट करिएगा कि वेदर टेम्परेरी है कोई और परमानेंट है, फॉर्म्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशन बिटवीन। क्यों बनाई जाती है ट्रेड यूनियन, चाहे कोई परमानेंट हो टेम्परेरी हो? मेन उनका काम है कि रेगुलेट करना रिलेशन को किन के बीच, लेबर और एम्प्लॉयर्स मालिक के बीच, या फिर लेबर के बीच में आपस में, और या फिर एम्प्लॉयर्स के बीच में कोई दिक्कत है तो उसके लिए ट्रेड यूनियन बनाई जाती हैं। क्लियर होगी ये चीज़, और ये सारा पावर को बैलेंस करती हैं। तो ये ट्रेड यूनियन ऐसी एक चीज़ होती है। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में आता है। इट डील्स विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, कि ट्रेड यूनियंस को कैसे रजिस्टर किया जाएगा, देयर राइट्स, देयर लायबिलिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एज वेल एज इंश्योर दैट देयर फंड्स आर यूटिलाइज्ड प्रॉपरली। तो ये सारी चीज़ें इस एक्ट के अंदर लिखी हुई हैं कि जो ट्रेड यूनियन है उनको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, क्या क्या उनके राइट्स होंगे, क्या क्या उनकी लायबिलिटीज़ होंगी, और कैसे जो प्रॉपर फंड होंगे ट्रेड यूनियंस के कैसे उनको यूटिलाइज किया जाएगा। तो इसके लिए जनरली ये एक्ट ये सारे प्रावधान लिखता है। इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर ये सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। द एक्ट इज एप्लीकेबल नॉट ओनली टू यूनियन ऑफ वर्कर्स बट ऑल्सो टू द एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स। ये क्वेश्चन एग्जामिनर्स पूछ सकता है आपसे कि जो ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926, क्या ये सिर्फ वर्कमैन जो काम करते हैं लोग उनके लिए है, उनकी ट्रेड यूनियंस के लिए है? तो ऐसा कुछ नहीं है, वर्कर्स की यूनियन के लिए नहीं है सिर्फ, जो एसोसिएशन होती है एम्प्लॉयर्स की उसके लिए भी यही एक्ट लागू होता है, ट्रेड यूनियन 1926। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट, अब हम इसके प्रोविजंस पढ़ते हैं। सेक्शन 2 जो इस एक्ट का है, उसने इस एक्ट के अंदर दिए गए जो टर्म्स हैं, ठीक है जी, जो भी वर्ड्स दिए उनको एक्सप्लेन किया, जैसे एग्जीक्यूटिव्स। तो ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? मीन्स द बॉडी बाय वट एवर नेम कॉल्ड टू विच द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ अ ट्रेड यूनियन इज इंटरेस्टेड। जो ट्रेड यूनियन के अफेयर्स को मैनेज कर रही है बॉडी, उस बॉडी को क्या कहा जाएगा जी? एग्जीक्यूटिव्स। क्या बोलेंगे जी? एग्जीक्यूटिव। ऑफिस बेरर, जो मेन ऑफिस में लोग होंगे ट्रेड यूनियन के, इन द केस ऑफ ट्रेड यूनियन इंक्लूड्स एनी मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव देयर ऑफ बट डज नॉट इंक्लूड एन ऑडिटर। ऑडिटर को आप ऑफिस बेरर का टाइटल नहीं दोगे। ऑफिस बेरर में वो लोग होंगे जो ऑफिस में बैठेंगे, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हो सकते हैं, बट ऑडिटर इसका मेंबर नहीं हो सकता। रजिस्टर्ड ऑफिस, जो भी एक ट्रेड यूनियन होगी उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, तो वो होता है जी जो भी ऑफिस ऑफ अ ट्रेड यूनियन विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एज अ हेड ऑफिस, उसको रजिस्टर्ड ऑफिस बोलेंगे। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन मतलब कोई भी ट्रेड यूनियन जो इस सेक्टर के अंदर रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होगी। ट्रेड डिस्प्यूट्स, कोई भी डिस्प्यूट आता है किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है जी, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के बीच में, या वर्कमैन फोर्स के बीच में, या एम्प्लॉयर्स के बीच में, तो वो सारे डिस्प्यूट भी उनको बोला गया है ट्रेड डिस्प्यूट। मतलब किन किन सारी चीज़ें पढ़ने से पहले हमें बेसिक टर्म्स क्लियर होनी चाहिए कि इसमें इस वर्ड का मतलब क्या है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे पहले ही उसने क्लियर कर दी हैं। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, देखिए कोई भी ट्रेड यूनियन को कैसे रजिस्टर करवाया जा सकता है, व्हाट इज मोड, क्या है रजिस्ट्रेशन का। इस एक्ट का जो सेक्शन 4 है वो कहता है कि 7 और मोर मेंबर्स ऑफ अ ट्रेड यूनियन में by subscribing their names to the rules of the trade union and by otherwise complying with the provision of this act with respect to registration apply for registration of a trade union। मतलब 7 या 7 से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं एज अ ट्रेड यूनियन। और देखिए आगे, however no trade union of workmen shall be registered unless at least 10% or 100 of the workmen whichever is less engaged or employed in the establishment or industry
with which it is connected are members of such trade union on the date of making the application of registration. Generally अगर किसी कंपनी में कोई लोग काम कर रहे हैं तो वो लोग अगर अपने आप को ट्रेड यूनियन, किसी ट्रेड यूनियन में हैं वो लोग और उस ट्रेड यूनियन को वो रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट 100 लोग या 10%, कोई भी जिन कम कोई भी हो, मतलब इसमें मैक्सिमम नहीं लेना, कम लेना है, मिनिमम चाहे 10% हो या मिनिमम कोई, मान लो किसी कंपनी में लोग ही 5000 हैं तो 5000 का 10% तो अगर हम बात करें तो 500 हो गया भाई, ठीक है ना। बट मिनिमम एक वैल्यू दी है 100 लिख सकते हो कि मिनिमम इतने लोगों की ज़रूरत है। अगर किसी कंपनी में लोग ही 100 हैं तो मिनिमम 10% क्या हो गया, 10 लोग। तो आपको पता लग गया होगा कि कितने लोग चाहिए, 7 या 7 से ज़्यादा, 10% या फिर 100। तो ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं, ये लोग अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं एज अ ट्रेड यूनियन। 75% ऑफ द ऑफिसर इन द ट्रेड यूनियन मस्ट बी एम्प्लॉयड इन द कॉरस्पॉन्डिंग इंडस्ट्री। जो कोई भी ट्रेड यूनियन होगी 75%, मान लो किसी इंडस्ट्री है वहाँ की एक ट्रेड यूनियन होगी तो 75% मेंबर जो उस ट्रेड यूनियन के होंगे वो उस इंडस्ट्री से होंगे। और हाँ, जो ऑफिसर्स होंगे, आई मीन टू से, और जो 25% ऑफिसर्स हैं उस ट्रेड यूनियन के, वो पॉसिबिलिटी है कि वो क्या हो सकते हैं जी, आउटसाइडर हो सकते हैं। 70% जो ट्रेड यूनियन के ऑफिसर्स होंगे वो उस इंडस्ट्री को बिलोंग करेंगे एंड 25 क्या हो सकते हैं जी, आउटसाइडर्स हो सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 5 ये बात करता है कि हर एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन के लिए आती है ट्रेड यूनियन के लिए, शैल मेड टू द रजिस्ट्रार, किसको दी जाएगी तो रजिस्ट्रार को, एंड शैल बी अकम्पनीड बाय द कॉपी ऑफ रूल्स ऑफ अ ट्रेड यूनियन एंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर नेम। क्या क्या उसमें होगा, नेम्स, ऑक्यूपेशन एंड एड्रेस ऑफ द मेंबर्स मेकिंग एप्लीकेशन। जो लोग ये रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दे रहे हैं उनका नाम, ऑक्यूपेशन और एड्रेस। इन केस ऑफ ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कमैन, अगर लोगों की ट्रेड यूनियन है तो उनके नाम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस ऑफ प्लेस ऑफ वर्क ऑफ मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन मेकिंग द एप्लीकेशन, की वो कहाँ काम करते हैं। द नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन एंड द एड्रेस ऑफ इट्स हेड ऑफिस, ये देना पड़ेगा। टाइटल्स, नेम्स, एजेस, एड्रेसेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑफिस बेयरर ऑफ द ट्रेड यूनियन, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं अगर आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना है एज अ ट्रेड यूनियन। रजिस्ट्रार को आपको ये एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। इफ़ अ ट्रेड यूनियन हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन 1 ईयर बिफोर मेकिंग ऑफ द एप्लीकेशन, देन अ जनरल स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ट्रेड यूनियन मस्ट बी अटैच्ड। अगर कोई एक ऐसी ट्रेड यूनियन है जो पिछले 1 साल, मिनिमम 1 साल से बनी हुई है, बट उसने अपने आप को भी रजिस्टर्ड नहीं करवाया, एप्लीकेशन नहीं दी, तो उसको अगर एप्लीकेशन देनी है तो उसको अपने जो उसके एसेट्स हैं, मतलब उस ट्रेड यूनियन के पास कुछ एसेट्स हो सकते हैं और उसकी कुछ देनदारी हो सकती है, लाइबिलिटी, तो वो भी कॉपी उसको साथ में अटैच करनी पड़ेगी। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन का, द रजिस्ट्रार जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर वो सेटिस्फाई होता है तो वो किसी भी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कर सकता है बाय एंटरिंग इन अ रजिस्टर, एक रजिस्टर में एंटर करेगा। टू बी मेंटेन्ड इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, द पर्टिकुलर्स रिलेटिव्स बिलोंग टू ट्रेड यूनियन कंटेन्ड इन रिस्पेक्ट स्टेटमेंट अकम्पनिंग द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। ये बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रार ऑन रजिस्टरिंग अ ट्रेड यूनियन, जनरली जो ट्रेड यूनियन को वो रजिस्टर करेगा वो इस एक्ट के सेक्शन 8 में करेगा। शैल इशू अ सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट इशू करेगा रजिस्ट्रेशन का इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विच शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस दैट द ट्रेड यूनियन हैज़ बीन ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। जो रजिस्ट्रार होगा, हमने देखो 3 चीज़ें पढ़ी। पहली कि कई लोग जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाना है, ठीक है जी, उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है जी, वो कैसे अपने आप को रजिस्टर की एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को देंगे, रजिस्ट्रार उन्हें रजिस्टर कर सकता है, वो हम ये पढ़ रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा। एक बार अगर उसने रजिस्ट्रेशन कर दी ट्रेड यूनियन की तो वो प्रॉपर एक रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड हो जाएगी अंडर दिस एक्ट कि ये एक ट्रेड यूनियन, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है। तो हमने ये देखा कि एप्लीकेशन देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को। उससे पहले देखा हमने मोड क्या रहेगा रजिस्ट्रेशन का, कैसे रजिस्ट्रेशन होगी, फिर एप्लीकेशन दी जाएगी, ठीक है जी। एप्लीकेशन के बाद कैसे वो बंदा इसको रजिस्टर करेगा, ये 3 चीज़ें। कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन के लिए, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन कितने, उसके बाद एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, देन रजिस्ट्रार कैसे उसको रजिस्टर करेगा एज अ ट्रेड यूनियन। अब बात आ गई कि कैंसलेशन भी हो सकती है रजिस्ट्रेशन, तो ये भी बात सही है।
A certificate of registration of trade union may be withdrawn or cancelled by a registrar on the following grounds. इन ग्राउंड्स पे उसका ट्रेड यूनियन का खत्म हो सकता है लाइसेंस। पहला, अगर वो खुद ही बोल दे टू बी वेरीफाइड इन सच मैनर एज ए मे बी प्रिस्क्राइब्ड, अगर वो खुद ही बोल दे ट्रेड यूनियन की हमें जी खत्म चाहिए, हम ट्रेड यूनियन को भंग करना चाहते हैं, तो हो सकता है। अगर मतलब जो सर्टिफिकेट लिया है वो फ्रॉड और मिस्टेकनली दे दिया गया है, तब भी उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो सकती है। तीसरा, इफ अ रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कमैन सीजेस टू हैव द रिक्वेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर रजिस्ट्रार को लगे कि जो ये ट्रेड यूनियन है इसमें मिनिमम मेंबर्स नहीं वो फुलफिल कर पा रहे, ठीक है जी, जो रिक्वायरमेंट है, तब भी रजिस्ट्रार उसको क्या कर सकता है जी, खत्म कर सकता है। पहला, ट्रेड यूनियन खुद बोल दे, दूसरा फ्रॉड तरीके से ली जाए, तीसरा कि अगर मिनिमम मेंबर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल ना हो तो तब भी रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन को कैंसिल कर सकता है। तो दिस आर द मेथड्स ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। अपील, मान लीजिए अब ट्रेड यूनियन को खत्म कर दिया तो कुछ हो गया, तो अपील भी तो डाल सकते हैं ना भाई वो। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एनी रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रार टू रजिस्टर, अगर कोई किसी भी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने से मना करता है और बाय विड्रॉल और कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सच पीरियड में भी प्रिस्क्राइब्ड अपील, तो वो बंदा अपील कर सकता है। जैसे वेयर द हेड ऑफिस ऑफ द ट्रेड यूनियन, मान लो ट्रेड यूनियन का हेड ऑफिस जहाँ पे है तो वहाँ वो कर सकता है जिस प्रेसिडेंसी में है। अब बात यहाँ पे कि सर प्रेसिडेंसी क्या है, देखो ये एक्ट 1926 का एक्ट है, 1926। उस टाइम पे ब्रिटिश रूल था, तो उस टाइम पे क्या होती थी, प्रेसिडेंसीज, ठीक है जी, प्रेसिडेंसीज होती थी, प्रोविंसेस होती थी, तो ये कुछ होता था। तो वो कहते हैं कि जो भी ट्रेड यूनियन किसी प्रेसिडेंसी में रजिस्टर्ड है तो वहाँ की हाई कोर्ट में अपील हो सकती है, पहला पॉइंट। या फिर हेड ऑफिस सिचुएटेड है इन एनी अदर एरिया टू सच कोर्ट नॉट इन्फीरियर टू द कोर्ट एंड एडिशनल और असिस्टेंट जज ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट, मतलब मिनिमम ये बंदा तो होना चाहिए जिसके पास वो अपील कर सकते हैं। इसके मिनिमम लेवल का ये जज के पास भी वो डायरेक्टली अपील कर सकते हैं, मे अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ ऑफ दैट एरिया। अगर वहाँ पे कोर्ट नहीं है तो ऐसा कोई एडिशनल और असिस्टेंट जज होगा प्रिंसिपल सिविल कोर्ट का, उसके पास डायरेक्टली कंप्लेंट करी जा सकती है, अपील करी जा सकती है और वो इसको सुनेगा डायरेक्टली। एपेलेट कोर्ट जो होती हैं मे डिसमिस द अपील और पास एन ऑर्डर। एपेलेट कोर्ट जो होती हैं वो अपील को डिसमिस भी कर सकती हैं और ऑर्डर ये पास कर सकती हैं रजिस्ट्रार के लिए कि भाई इस यूनियन को रजिस्टर करिए और इनको सर्टिफिकेट दिया जाए जो आपने दिया है। और या अगर रजिस्ट्रार कैंसिल कर देता है या विड्रॉ कर देता है उनकी ट्रेड यूनियन को, तो वो भी दोबारा से सही किया जा सकता है कि दोबारा से इनको सर्टिफिकेट दो, आप ऐसे कैंसिल नहीं करोगे। अगर वो अपना तर्क देने में, ठीक है जी, अपनी चीज़ें बताने में सक्षम हो जाते हैं कि हाँ जी हमारी ट्रेड यूनियन को गलत तरीके से भंग किया गया है, तब ये चीज़ वो अपील करके उनके राइट्स हैं। देखो हमने पढ़ा था कि ट्रेड यूनियंस के क्या राइट्स होते हैं, तो राइट्स में ये चीज़ आती है, ठीक है जी। फॉलोइंग एक्ट्स नॉट अप्लाई टू रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि जो ट्रेड यूनियंस हैं, ट्रेड यूनियंस आर रजिस्टर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। तो पहली बात आपने याद रखनी है कि जो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, द कंपनीज एक्ट 1956, ये एक्ट अप्लाई नहीं होते टू एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ सच ट्रेड यूनियन अंडर एनी सच एक्ट शैल बी वॉइड। अगर किसी भी ट्रेड यूनियन की इस एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन होती है तो उसको वॉइड माना जाएगा, सही नहीं माना जाएगा। प्लीज़ ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंडर आएगी, ये एक्ट उनको रजिस्टर नहीं कर सकते। तो ये कन्फ्यूजन नहीं रखनी है अपने दिमाग में, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट्स ऑन विच जनरल फंड्स में बी स्पेंट, पैसा कहाँ लगाया जाएगा जो ट्रेड यूनियन के पास होगा। जनरल फंड्स ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल बी स्पेंट ऑन एनी अदर ऑब्जेक्ट्स देन द, जो कोई भी फंड्स होंगे रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के उनको नहीं लगाया जाएगा, शैल नॉट बी स्पेंट ऑन एनी अदर ऑब्जेक्ट्स, इनके अलावा उनको कहीं और नहीं लगाया जाएगा। किनके अलावा,
पेमेंट ऑफ सैलरीज अलाउंसेस एक्सपेंसेस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। तो ये प्लीज़ पॉइंट दिए हैं, इनको एक बार आप रीड आउट करिएगा ये सारे पॉइंट्स को कि ये क्या है कि इनके अलावा कहीं पैसा नहीं दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कंपनसेशन ऑफ मेंबर्स फॉर लॉस अराइजिंग आउट ऑफ द ट्रेड डिस्प्यूट्स, तो ये सारी चीज़ें हैं, इन पे पैसा दिया जाएगा जो फंड जो फंड होता है। एक चीज़ और है, एक एक्स्ट्रा चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक तो नॉर्मल जनरल फंड, एक फंड होता है सेपरेट फंड बनाया जाता है फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एक सेपरेट फंड बना सकती हैं फ्रॉम कंट्रीब्यूशन सेपरेटली लिवाइड फॉर और मेड टू दैट फंड फ्रॉम विच पेमेंट्स may be made for the promotion of the civic and political interest of its members। होता क्या है जी, जो एक सेपरेटली फंड बनाया जाएगा ट्रेड यूनियन में, जिसके अंदर जिसका उस फंड से जो कंट्रीब्यूशन करी, मतलब एक पहली चीज़ है कि उस फंड में पैसा कहाँ से आएगा। तो पहली चीज़ कि कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से पैसा देना चाहे तो दे सकता है, मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। जो ये दूसरा फंड है इसमें कंपलसरी नहीं है कि आपको पैसा देना ही देना है, तो और वो पैसा सिविक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए यूज़ किया जाएगा मेंबर्स के लिए। जैसे नो मेंबर शैल बी कंपेल्ड टू कंट्रीब्यूट टू द फंड, ठीक है जी, उसकी मर्जी है कि देना या नहीं देना। और एक बात और, अगर कोई फंड नहीं भी देता तो शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनी बेनिफिट्स ऑफ द ट्रेड यूनियन। तब ये नहीं बोला जाएगा कि ट्रेड यूनियन के इस मेंबर को जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि ये एक जो फंड है, ठीक है जी, ये अपनी ऑप्शनल तरह का एक फंड है जो पॉलिटिकल पर्पस के लिए इकट्ठा किया जाता है और मर्जी है देना या नहीं देना। तो ऐसा नहीं कह सकते अगर आपने ये फंड नहीं दिया तो आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। जो जनरल फंड है ये देना पड़ता है, ठीक है जी। राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अ ट्रेड यूनियन, देखो जो अकाउंट बुक्स होती हैं ट्रेड यूनियन की, उनको राइट होता है कि उनको देखना, इंस्पेक्शन करी जा सकती है। इंस्पेक्शन ऑफ एन ऑफिस बेयरर और मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन एट सच टाइम एट मे बी प्रोवाइडेड इन द रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन। कभी भी उनकी इंस्पेक्शन होती है, ठीक है जी, उनके अकाउंट्स की इंस्पेक्शन करी जा सकती है, उनके एसेट्स की, उनकी लाइबिलिटीज़ की। राइट्स ऑफ माइनर्स टू बी मेंबर्स टू मेंबरशिप ऑफ अ ट्रेड यूनियन, एनी पर्सन हु अटेंड द एज ऑफ 15, नोट करिए प्लीज, जिसकी एज 15 साल है वो मेंबर बन सकता है ट्रेड रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का। क्लियर है ये चीज। एंड मे सब्जेक्ट एज अ एंजॉय ऑल द राइट्स ऑफ अ मेंबर्स एंड एग्जीक्यूट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स एंड गिव ऑल एक्विटेंसेस नेसेसरी टू बी एग्जीक्यूटेड और गिवन अंडर द रूल्स। ये मेंबर्स के लिए है, क्या है जी, मेंबर्स के लिए 15 साल, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं कि ऑफिस बेयरर, अगर आपने ऑफिस में बनना है कि ऑफिस मेंबर बनना है या एग्जीक्यूटिव बनना है, सॉरी, तब मिनिमम एज 18 ईयर्स है, वो आपको यहां क्लियर होगा। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिस बेयरर ऑफ ट्रेड यूनियन, जो ऑफिस बेयरर होते हैं, जो ट्रेड यूनियन का एक ऑफिस होगा, ऑफिस में किन लोगों को अपॉइंट किया जाएगा या कौन लोग डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं एज अ मेंबर उसके, जिनकी मिनिमम एज 18 साल से कम है और वो बंदा कन्विक्टेड किया गया है कोर्ट के द्वारा, तो वो भी बंदा क्या है जी, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एज अ ऑफिस बेयरर ऑफ ट्रेड यूनियन। डिसोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन, कोई भी एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, जब वो डिसॉल्व होती है, नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन साइंड बाय 7 मेंबर्स एंड बाय सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेड यूनियन शैल विद इन 14 days ऑफ द डिसोल्यूशन ही सेंट टू द रजिस्ट्रार एंड शैल बी रजिस्टर्ड बाय हिम if he is satisfied that the dissolution has been effected in accordance with the rules of the trade union and the dissolution shall have effect from the date of such registration। अगर कोई भी ट्रेड यूनियन को डिसॉल्व करना है तो 7 मेंबर्स उसको लिख के देंगे और सेक्रेटरी के ट्रेड यूनियन के उसके साइन होंगे विद इन द 14 days ऑफ डिसोल्यूशन। जिस दिन डिसोल्यूशन हो उसके 14 days के अंदर अंदर। क्लियर है चीज़। और इस तरीके से फिर रजिस्ट्रार जो होगा उसकी सर्टिफिकेशन को डिसॉल्व कर देगा और ऐसे ट्रेड यूनियन को डिसॉल्व किया जा सकता है। रिटर्न्स, सेक्शन 28 है इस एक्ट का कि जो एनुअली रिटर्न्स भेजी जाएंगी रजिस्ट्रार को, क्या लिखा जाएगा, एक जनरल स्टेटमेंट होती है, ऑडिटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, सारे रिसीट्स जो पैसा आया और सारे एक्सपेंडिचर ऑफ द एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31st day ऑफ दिसंबर। तो सारी एक रिटर्न्स भेजी जाएंगी कि भाई कितना पैसा आया, कितना पैसा रिसीट्स आए, कितने एक्सपेंडिचर हुए, जो भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन उनका ऑडिट भी किया जाएगा। तो ये सेक्शन 28 में लिखा है। अब देखो,
हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर देखें ट्रेड यूनियन के तो कैसे बनते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन, क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल फंड बाय ट्रेड यूनियन अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट इज, पहला ऑप्शन क्या आएगा, इट इज ऑप्शनल। क्लियर है चीज, ऑप्शनल फंड है जो कि पॉलिटिकल पर्पस के लिए बनाया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ ट्रेड यूनियन फॉर रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अमेंडमेंट अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। 7 है, 10 है, 100 है, तो आंसर क्या आएगा, 10%, 100 और 7, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। द मिनिमम सब्सक्रिप्शन रेट फॉर मेंबर्स ऑफ अ ट्रेड यूनियन ऑफ रूरल वर्कर्स शैल नॉट बी लेस देन, इस एक्ट के अंदर अगर कोई भी रूरल वर्कर्स हैं, उन्होंने ट्रेड यूनियन का मेंबर बनना है तो मिनिमम उनको 1 रुपया पर एनम देना पड़ेगा। ये बात 1926 की हो रही है। A union may claim recognized foreign industry in a local area if it is membership of, कोई भी a union है, कोई भी वो अपने आप को रिकॉग्नाइज करेगी फ्रॉम एन फॉरेन इंडस्ट्री। A union may claim recognition foreign industry in a local area, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा इस लोकल एरिया में। वो बोलेगी कि मैं इस एरिया की यूनियन हूँ, तब अगर 25% वर्कर्स ऑफ दैट इंडस्ट्री इन दैट एरिया, अगर उस इंडस्ट्री में 25% लोग उसी एरिया से होंगे तब ये होगा। कोई भी बंदा क्वालिफाई करेगा टू बी चूजन एज मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव और एनी अदर ऑफिस बेयरर ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इफ ही अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स। 15 साल तो मेंबर बनने के लिए, मतलब जनरली मेंबर बनने के लिए है, और अगर ऑफिस बेयरर बनना है या एग्जीक्यूटिव बनना है तो मिनिमम एज 18 साल चाहिए। Registered trade union can collect political fund from its member as a separate fund from the interested members। separate fund है, interested member से लिया जाता है। Not more than 25% member of the office bearer of trade union can be outsider। ये प्रोविजन कहाँ दिया गया है, it is mentioned in the Trade Union Act 1926। तो ये ऐसे आपके क्वेश्चन बनते हैं जी। ट्रेड यूनियन मीन्स, ट्रेड यूनियन का मतलब मैंने क्या पढ़ाया था, कम्बिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशन, किसके बीच में रिलेशन, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, या एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, वर्कमैन एंड वर्कमैन, और उसके बाद एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, सभी चीज़ों के बीच, वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर, वर्कमैन एंड वर्कमैन, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स, चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे वो परमानेंट हो। क्लैरिटी है ना इस चीज़ की आप लोगों को। बेसिक प्रिंसिपल अंडरलाइंग द इनेक्टमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट क्यों बनाया गया, सबसे पहली लाइन क्या पढ़ाई थी, टू रेगुलेट द रिलेशन ऑफ वर्कर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन बाय रेगुलेटिंग द बैलेंस ऑफ पावर। तो ये आपका था जी एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ये क्वेश्चन भी आज हमने डिस्कस किए, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है जी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने डिस्कस किए उनको नोट कर लीजिएगा। ओके जी, थैंक यू।